पहला गीत जो मैंने सुना था जब मैं बहुत ही छोटा था वो नेशनल एंथम था। मेरी यूनिवर्स थी मेरा म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि मेरे कान मेरे आंख से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा है रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जो ब्रिटेन में है, जो यूके में है, वो मेरा सबसे पसंदीदा ऑर्केस्ट्रा है पूरे दुनिया में। तो मैंने सोचा क्यों ना नेशनल एंथम उनके साथ किया जाए, जिन्होंने 200 साल इंडिया पे राज किया। एग्जैक्टली, वो तो एडेड बोनस है। वो तो उन लोगों ने हम पर 200 साल के लिए राज किया है। अब एक इंडियन कंपोजर उनको कंडक्ट करेगा, उनको लीड करेगा नेशनल एंथम बजाते हुए। ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पर आप अभी भी परफॉर्म करना चाहते हैं? नया इंडियन पार्लियामेंट हाउस, किसी ने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया परफॉर्म करने के लिए, मैं सब कुछ छोड़कर मैं आ जाऊँगा। हाय एवरीवन, मैं हूं अमन एंड सिटिंग हियर विद मी इज 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज। सबसे पहले तो रिकी, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। आज की ये बातचीत हमारी इसीलिए भी खास है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे से पहले रिकी के लिए गिफ्ट, रिकी के पास एक गिफ्ट है पूरे देश के लिए। उन्होंने नेशनल एंथम को रिक्रिएट किया है, वो इस वीडियो के लास्ट में आपको सुनाएंगे, उस पर भी आएंगे। मगर शुरुआत करते हैं उस ग्रैमी अवार्ड से। सर, उस मंच तक पहुँचना, वो दूर से सफ़र बहुत सुनहरा लगता है, मगर कठिनाइयाँ भी बहुत होती हैं, उसमें दिक्कतें भी बहुत आती हैं। सफ़र के बहुत पड़ाव होंगे, मगर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे कि कहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई। आप एकदम स्टार्ट से बताइए। वो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन एंड गोल हमेशा अवार्ड नहीं होता है, लेकिन जब अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी शुरुआत एक्चुअली, मैं पैदा हुआ था अमेरिका में, नॉर्थ कैरोलिना में। तो आई थिंक वहीं से मेरी म्यूज़िक की शुरुआत हुई और एनवायरमेंटलिज्म की शुरुआत भी वहीं से हुई। मेरे माता पिता एक बहुत छोटी जगह में रहते थे, उनका नाम था रोनोक रैपिड्स, वो जगह का नाम। तो वहाँ पर ना बहुत सारे फॉरेस्ट जगह थे, फॉरेस्ट जगह के बीच में था हमारा घर, बहुत सारे पेड़ थे। तो वहाँ से ना बहुत सारे जो डरावने जानवर होते हैं ना, जैसे सांप होते हैं, छिपकली होती है, फ्रॉग्स होते हैं, एम्फीबियंस, रोडेंट्स, तो वो हमारे घर में आते रहते थे। तो मेरी माँ और मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स बोलते थे जैसे ही वो जानवर देखो तो उनको कुचल दो, नहीं तो वहाँ से भाग जाओ। तो मेरी सोच ये थी कि अगर ये जानवरों को मरना ही है तो ये हमारे दुनिया में क्यों है, फिर अभी हम सबको पता है कि एक डेलिकेट बैलेंस है नेचर का, और जो सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट एनिमल भी हो, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बैलेंस का, और ये बैलेंस हम सबको जीवित रखता है। तो हम सबको पता है ये अभी, लेकिन वो उन दिनों में ये सब सवाल मुझे दे यूज्ड टू कीप मी अवेक एट नाइट। तो दैट इज़ व्हाट, एंड माय फादर आल्सो हैड अ ब्यूटीफुल म्यूजिक कलेक्शन, उन तरह तरह के म्यूजिक दुनिया से, जैसे वो LPs होते थे, कैसेट्स होते थे। मतलब कहा जाए तो म्यूज़िक आपको विरासत में मिला। करेक्ट, एक्चुअली आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ दैट म्यूजिक, एंड जो करंट हिट्स थे उनका म्यूज़िक था। फिर जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है जो म्यूज़िक का, जैसे अफ्रीका से, वियतनाम से, साउथ अमेरिका से, रशिया से, सो वैसे तरह तरह के म्यूज़िक भी मेरे माता पिता के पास थे। तो मैं वो सुनता रहता था। जैसे मेरा बड़ा भाई, वो हमेशा टीवी में टीवी देखता रहता था, लेकिन मेरी यूनिवर्स थी मेरा म्यूज़िक सिस्टम, क्योंकि मेरे कान मेरे आंख से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मैं हमेशा सुनता रहता था, और वैसा मेरा म्यूज़िकल करियर शुरू हुआ। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ने लग गया और मैं बजाने लग गया। इनिशियल स्टेज में मैं सेल्फ टॉट था। गिटार मैंने अपने आप सीखा, मैंने पियानो अपने आप सीखा, फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक एजुकेशन लिया। आपकी एजुकेशन शायद एज अ डेंटिस्ट आपने भी कुछ काम किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने ये ठान ली, मतलब ये 5वीं क्लास में ही मैंने ठान ली कि मैं म्यूजिशियन बनने वाला हूँ, मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन ही बनने वाला हूँ, और मरते दम तक मैं म्यूज़िक ही करूँगा। तो मैंने ये ठान ली। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, वो 3rd जनरेशन डॉक्टर है और इंडियन पेरेंट है, तो आपको पता है ये क्या है। तो जब मैं 12वीं क्लास में था, तभी हमको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है अपने करियर के बारे में। तो मैंने कहा, मैंने ठान ली कि मुझे प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है। लेकिन मेरे फादर को ऐसा लगता भी नहीं था कि म्यूज़िक प्रोफेशन हो सकता है। उन्होंने सोचा कि ये हॉबी है और प्रोफेशन क्या करोगे। तो बहुत फाइटिंग के बाद, बहुत गुस्सा होने के बाद, वो सब आफ्टर अ लॉट ऑफ फाइटिंग, माय फादर एंड मी रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज़ दैट मुझे डेंटल का एक डिग्री पाना है, और जैसे ही मुझे डेंटल का डिग्री मिले तो मेरे माता पिता मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी तक कि आप कुछ भी करो, क्या भी करो, हम बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे।
तो मैं 5 साल डेंटल कॉलेज गया और 5 साल के बाद मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे डिग्री मिल गया। तो मैंने वो डिग्री अपने माता पिता को दे दिया और मैं म्यूज़िक फुल टाइम में चला गया। आपको क्या लगता है अगर 5 साल वो एज अ डेंटिस्ट की जगह आप एज अ म्यूजिशियन परफॉर्म करते तो वो शायद ज़्यादा यूटिलाइज हो सकते थे 5 साल? Of course. या फिर वो एज अ डेंटिस्ट आपको लगता है कि आप अभी डेंटिस्ट एज अ सक्सेसफुल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटेंशन नहीं था कि कभी भी मैं डेंटिस्ट बनूं। इसके लिए मैंने पढ़ाई भी नहीं की ठीक से कॉलेज में, तो वो इंटेंशन ही नहीं था। बस माता पिता को खुश रखने के लिए मैंने किया। लेकिन एक चीज़ तो है, अगर मैंने म्यूज़िक की पढ़ाई की इतनी देर तक तो मेरे लिए और भी अच्छा होता। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे परेशान करता है कि एक दूसरा बंदा हो सकता था जो डेंटिस्ट बनना चाहता था और उसकी सीट मैंने छीन ली, और एक और डेंटिस्ट हो सकता था भारत में, और और वो लोगों को सर्व कर सकता था, सोसाइटी को सर्व कर सकता था। तो एक कम डेंटिस्ट है आज इंडिया में मेरी वजह से। अब हम इंडिपेंडेंस डे से पहले जो गिफ्ट है आपका, उस पर आते हैं। नेशनल एंथम को रिक्रिएट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी थी नेशनल एंथम को का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बनाना, उसे रिक्रिएट करना। वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपको उसकी इंस्पिरेशन मिली और कैसे आपने वो प्रॉपर स्टार्ट किया, वो सब बताइए। तो नेशनल एंथम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 1.4 बिलियन इंडियन लोगों के लिए है। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत म्यूज़िक सुनता था अपने बचपन में। मेरे फादर के पास बहुत सारा म्यूज़िक कलेक्शन था। वो पहला गीत जो मैंने सुना था जब मैं छोटा था, जब मैं बहुत ही छोटा था, वो नेशनल एंथम था। लोरियों से पहले, नर्सरी राइम से पहले मैंने पहले नेशनल एंथम को सुना। और जब मैंने पहली बार कीबोर्ड पकड़ा, वो पहला धुन जो मैंने बजाया वो नेशनल एंथम था। तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कई नेशनल एंथम के वर्जन्स किए हैं सालों में। मतलब कि प्रोफेशनल म्यूज़िक को एंटर करने से पहले मैंने बहुत वर्जन्स किए। प्रोफेशनल म्यूज़िक के बाद मैंने 3 वर्जन्स किए हैं। एक इंडिया का नेचुरल हिस्ट्री, जो इंडिया का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर आधारित, मैंने एक वर्जन किया। दूसरा मैंने जो रेफ्यूजीज़ इंडिया में आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनको वेलकम करते हैं, उनके बारे में एक नेशनल एंथम मैंने किया। उनके साथ मैंने एक नेशनल एंथम किया था पिछले साल। और दूसरी तरफ मैं बहुत सारे ऑर्केस्ट्रास के साथ मैं काम करता हूँ पूरी दुनिया में, यूएसए में, यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रास के साथ काम करता हूँ। और मुझे बहुत पसंद है ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करने के लिए, बड़े ऑर्केस्ट्रास के साथ। तो एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा है रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, जो ब्रिटेन में है, जो यूके में है। वो मेरा सबसे पसंदीदा ऑर्केस्ट्रा है पूरे दुनिया में। तो मैंने सोचा क्यों ना नेशनल एंथम उनके साथ किया जाए, जिन्होंने 200 साल इंडिया पे राज किया। एग्जैक्टली, वो तो एडेड बोनस है वो तो। लेकिन एक चीज़ है, वो मेरा फेवरेट ऑर्केस्ट्रा है और 100 पीस ऑर्केस्ट्रा है। तो ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा जिसने नेशनल एंथम रिकॉर्ड किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरा जो है, जैसे आपने कहा, वो बोनस है कि उन लोगों ने हम पर 200 साल के लिए राज किया है। अब एक इंडियन कंपोज़र उनको कंडक्ट करेगा, उनको लीड करेगा नेशनल एंथम बजाते हुए। तो मैंने सोचा ये सब बहुत कमाल का है। मैंने उनको अप्रोच किया, वो बहुत खुश हुए। मैंने भी उनको कहा कि 200 साल से आप लोग हमको राज कर रहे हैं, अभी ये आपकी बारी है हमको एक अच्छे से गिफ्ट देने के लिए। लेकिन वो लोग बहुत सीरियसली लिया है उसको, और उन लोगों ने ठान ली कि हम अपना बेस्ट देंगे इसको। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। लेकिन इस बार जो क्वालिटी हमको मिली ये रिकॉर्डिंग में, और जो म्यूजिशियनशिप का क्वालिटी था, वो पहले से बहुत ही अच्छा था। तो सब लोगों ने आई थिंक अपना सब कुछ दे दिया ये रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग हुआ एबी रोड स्टूडियोज़ में। एबी रोड स्टूडियोज़ जो दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंडरी स्टूडियो है, वहाँ पर हुआ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आया है। एंड अभी रिलीज़ करने वाले हैं। नेशनल एंथम की जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है वो तो 52 सेकंड्स है। आपने भी 52 सेकंड ही रखी है नेशनल एंथम की ड्यूरेशन। मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा क्योंकि ये 52 सेकंड्स है, तो 52 सेकंड्स ही रहना चाहिए। बहुत सारे कंपोजर्स लंबी वर्जन्स करते हैं, जो जैसे वो बोलते हैं सोलफुल रेंडिशन, और थोड़ा सा आस्ते कर देते हैं, बहुत सारा एडिशनल कॉम्पोजिशन डाल देते हैं अंदर। मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है नेशनल एंथम का। तो इसी को सजा सकते हैं, कॉम्पोजिशन को एकदम सैक्रोसैंक्ट बरकरार रख के हम उसको सजा सकते हैं। तो मेरी सारी वर्जन्स जो नेशनल एंथम के हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्जन्स हैं, एकदम करेक्ट वर्जन्स हैं और एकदम रिस्पेक्टफुल वर्जन्स हैं। आपको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला।
आपने नेशनल एंथम रिक्रिएट किया। ये वाला नेशनल एंथम रिक्रिएट करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उस दौरान का कोई पल हो जो आपको अभी तक याद हो, जो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके रिक्रिएशन में शायद 3 महीने का समय लगा। करेक्ट। उन 3 महीनों में कोई ऐसा पल जो आपने रिकॉर्डिंग के टाइम आपने महसूस किया हो कि ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसा कुछ पल हो? एक्चुअली 3 महीने का प्रिपरेशन था, क्योंकि 100 म्यूजिशियंस हैं, तो हर म्यूजिशियन को बताना पड़ता है कि वो क्या बजाएगा, क्योंकि सबको एक साथ महसूस होना चाहिए ना कि एक ऑर्केस्ट्रा हारमोनियसली एक यूनिट की तरह सुनाई दे। तो हर एक म्यूजिशियन को एक शीट देना पड़ता है जहाँ पर उनका सारा पार्ट्स लिखा होता है। तो वो 3 महीने लगे वो पार्ट्स लिखने के लिए, क्योंकि हमको बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। कभी कभी अगर जब आप नेशनल एंथम सुनोगे तो कभी कभी बहुत बड़ा होता है, सब लोग साथ में बजाते हैं, फिर 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, स्लो हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो मुझे ये डायनामिक्स चाहिए था इमोशनल रखने के लिए ये नेशनल एंथम को, तो वो टाइम लगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ 40 मिनट लगा। 40 मिनट, क्योंकि नेशनल एंथम 52 सेकेंड्स 1 मिनट है, तो अगर 10 बार भी रिहर्स करो वो 10 मिनट हो गया, और फिर उसके बाद 10 बार रिकॉर्ड करो तो वो भी 20 मिनट हो गया। और आपने तो बचपन से नेशनल एंथम गाया है, सुना? करेक्ट। तो मुझे तो नेशनल एंथम बहुत अच्छी तरह से आता है। इनफैक्ट मैं अभी 42 इयर्स का हो चुका हूँ, तो मुझे 42 इयर्स का प्रैक्टिस है नेशनल एंथम का। ग्रैमी अवार्ड सबसे पहला आपको 2015 में मिला। Correct. उसके बाद 2022, फिर 2023। हर बार ग्रैमी अवार्ड मिलने के साथ जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती गई, क्योंकि जितने भी आपके फैंस हैं वो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बार और अच्छा लेकर आएंगे। तो उसमें कितना प्रेशर आपको लगता है हर बार एक म्यूज़िक क्रिएट करने के पहले? वो प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि अभी ना मैं म्यूज़िक अपने लिए बनाता हूँ। मैं फिल्म नहीं करता हूँ, मैं कमर्शियल म्यूज़िक नहीं करता हूँ, तो मैं किसी के लिए वेट नहीं करता हूँ कि कोई मुझे पैसा दे और बोले ऐसा ऐसा म्यूज़िक बनाओ। जब भी मैं सोचता हूँ म्यूज़िक बनाने के लिए, जब भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, जब भी मुझे कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है एनवायरनमेंट के बारे में, नहीं तो सोशल इम्पैक्ट के बारे में, तब भी मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। तो वैसे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर साल मैं कुछ नया सीखता हूँ म्यूज़िक में। तो जितना म्यूज़िक नॉलेज मेरे अंदर था 2015 में, उससे कई ज़्यादा म्यूज़िक नॉलेज मुझे अभी है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपना नॉलेज को अपडेट करता हूँ। मैं और भी सीखता हूँ, और भी म्यूजिशियंस, तरह तरह के म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ। तो वैसे प्रेशर नहीं है कि मैं और भी अच्छा म्यूज़िक बनाऊँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि अगर पिछले साल मैंने कुछ एल्बम किया है और इस साल वो एल्बम उससे अच्छा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा है म्यूज़िक बनाने के लिए ना। तो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे जब आईफोन नया रिलीज़ होता है, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये हमारा सबसे अच्छा आईफोन है। ऑब्वियसली सबसे अच्छा आईफोन है। आप पिछले साल से बुरा आईफोन बनाओगे क्या? एक सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आपने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता। इसी बार रिकॉर्डिंग अकेडमी जो है उसने 3 नई उसमें कैटेगरीज ऐड की। करेक्ट। अफ्रीकन, अल्टरनेटिव जैज और पॉप डांसिंग। पॉप डांस, या। आपको क्या लगता है एक और इसमें कैटेगरी कब ऐड होगी इंडियन म्यूज़िक की? वो हो जाएगी, क्योंकि क्या है, अफ्रीकन ऐड करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अमेरिका में बहुत बड़ा अफ्रीकन कल्चर है वहाँ पर, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अफ्रीका एक देश नहीं है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। तो वो पूरा 70 से ज़्यादा देशों को रिप्रेजेंट करता है वो कैटेगरी। लेकिन इंडिया सिर्फ एक ही देश है। लेकिन इंडिया में एक देश में जो म्यूज़िक है वो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ज़्यादा डाइवर्स है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर देखा जाए, इंडिया एक देश है, वो एक कॉन्टिनेंट है। तो इसीलिए आई थिंक उनको वो पहले अफ्रीका का करना था। लेकिन आई थिंक 100% अगले कुछ सालों में इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का म्यूज़िक ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन एक ही देश है, वही प्रॉब्लम है। तो आई थिंक क्या होगा कि आई थिंक बाद में उनको रिकग्निशन, इंडिया को वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि इंडिया का म्यूज़िक बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ इंडियन क्लासिकल फॉर्म है, साउथ इंडियन क्लासिकल फॉर्म है, तरह तरह के फोक फॉर्म्स है, ट्राइबल म्यूज़िक है, फिल्मी फॉर्म्स है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक है इंडिया में। आपने इतने फॉर्म्स बताए जैसे, पर कहीं ना कहीं जितना यूथ है इंडिया का, वो सब आजकल बॉलीवुड रिमिक्स पर ही सिमट कर रह गया। उसे लगता है म्यूज़िक मतलब बॉलीवुड रिमिक्स। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की वजह से जो और दूसरे फॉर्म्स हैं म्यूज़िक के, वो कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं। डेफिनेटली वो तो हो रहा है, और बहुत सालों से हो रहा है। जैसे रीमिक्स का अगर देखा जाए, मुझे एक्चुअली रीमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीमिक्स क्यों बनता है? रीमिक्स बनता है फिल्म को प्रमोट, गाने क्यों बनते हैं बॉलीवुड में? गाने का एक ही पर्पस होता है, फिल्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर नया गाना बनाओ तो पहले उस नया गाने को प्रमोट करो, नया गाने को पॉपुलराइज करो, फिर वो पॉपुलर गाना को लेकर फिल्म को प्रमोट करो।
तो ये सारे जो रिकॉर्ड कंपनीज है और बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को एक शॉर्टकट मिल गया। ऑलरेडी एक पॉपुलर गाना ले लो, तो पॉपुलराइज नहीं करना पड़ेगा और उससे फिल्म को प्रमोट करो। तो उनको आर्ट, बहुत अच्छी आर्ट बनने की इंटेंशन नहीं है। उनकी है कि जो फिल्म को प्रमोट करो और पैसा बनाओ। तो उसके लिए रिमिक्स ठीक है, लेकिन रिमिक्स आर्ट नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि आर्ट होता है कि आप अपने you make a piece of music that is a piece of you, that you create something that is absolutely beautiful. तो एंड दूसरी चीज़ है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि बॉलीवुड और म्यूज़िक लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ है। जैसे अगर मैं इंडिया में किसी को बोलूँ कि मैं कंपोज़र हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा फिल्म। और कोई सिंगर हो और किसी को बोलता है कि मैं सिंगर हूँ, कौन सा फिल्म का प्लेबैक किया है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसे नहीं है कि म्यूज़िक हो सकता है जो बॉलीवुड में नहीं हो, तो वो स्लोली चेंज हो रहा है। क्योंकि आई थिंक ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलीवुड की वजह से ऑलमोस्ट हर कोई गाना जो आता है इंडिया में वो आइदर एक आइटम सॉन्ग होता है, नहीं तो एक लव सॉन्ग होता है। लेकिन इंडिया में तरह तरह की चीज़ें हैं जिस पर गाने बना सकते हैं। नेचर है, कितने चीज़ें हैं जो सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमारा हिस्ट्री है, उस पर कितने गाने बन सकते हैं। जैसे अमेरिका को देख लो, उनका एक डस्ट बोल ईरा था जहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत मुश्किल होता था, तो वहाँ बहुत फैमाइन होता था, उस पर गाने बने हैं। वर्ल्ड वॉर 1 पर गाने बने हैं, वर्ल्ड वॉर 2 पर गाने बने हैं। अगर देखा जाए ये ट्रम्पिज़म पर गाने बनाया है, हिपी ईरा, वियतनाम वॉर, 9/11 पर गाने। लेकिन इंडिया में जो कुछ भी होता है देश में सिर्फ आइटम सॉन्ग और लव सॉन्ग बनता है, तो ये प्रॉब्लम है। हम अक्सर रेडियो और टीवी पर भी जो गाने सुनते हैं वो बॉलीवुड रिमिक्स के ज़्यादा होते हैं। उसकी जगह पर हम जैसा म्यूज़िक आप क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल म्यूज़िक, वो बहुत कम सुनाई देता है। तो ये गैप कब फिलअप हो सकता है और कैसे फिलअप हो रहा है? वो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए बॉलीवुड में कम और कम गाने आ रहे पिछले, आई मीन प्रीवियसली एक फिल्म में अबाउट 8-10 गाने होते थे, फिर 6 गाने होने लगे, अभी 2-3 गाने होने लग गए। तो आई थिंक लोगों को भी ये फिल्म पसंद आने लग गया है जिसमें बहुत कम गाने हैं ना। तो आई थिंक ये बॉलीवुड और म्यूज़िक का इंडिपेंडेंस, आई थिंक वो स्लोली हो रहा है, लेकिन बहुत आस्ते से हो रहा है। कहीं ना कहीं इंडियन आर्टिस्ट जो हैं उनको भी लगता है कि जब तक हम वेस्टर्नाइज म्यूज़िक ना बनाएं या फिर पॉप म्यूज़िक ना बनाएं, तब तक हम विदेशी मंच तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आप ग्रैमी तक पहुंचे, बट आपने ग्रैमी तक इंडियन म्यूज़िक के ज़रिए पहुंचे, तो उसका आप कैसे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि अगर हमको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना है, अगर हमको इंटरनेशनल रिकग्निशन पाना है, तो हमको इंग्लिश म्यूज़िक बनाना पड़ेगा, वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक, वेस्टर्न हिप हॉप म्यूज़िक बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जिन लोगों को वेस्टर्न रिकग्निशन मिला है आज तक वो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। पंडित रविशंकर को भी 3 ग्रैमीज़ मिले हैं। अगर देखा जाए ये पंडित विशु मोहन भट्ट, उनको भी ग्रैमी मिला है। तो जिन लोगों को ज़्यादा वेस्टर्न रिकग्निशन मिला है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अली अकबर खान, अनुष्का शंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, अगर उनके कॉन्सर्ट्स देखो आउटसाइड, जैसे अगर एक बॉलीवुड कॉन्सर्ट देखो अमेरिका में, रशिया में, जापान में, कहीं भी, तो ये अगर एक बॉलीवुड कंपोज़र और बॉलीवुड सिंगर वहाँ पर जाता है, कॉन्सर्ट करता है, तो वो पूरा स्टेडियम भर सकता है और बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन कौन होते हैं वो ऑडियंस में? सिर्फ इंडियन डायस्पोरा, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा आते हैं कॉन्सर्ट में। लेकिन जब क्लासिकल म्यूजिशियंस वहाँ पर जाते हैं, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित रविशंकर जब वो थे, तो वहाँ पर जो लोग ऑडियंस में थे उनका डेमोग्राफिक वो सिटी को रिप्रेजेंट करता था। जैसे अगर सिटी में 80% कॉकेशियन पॉपुलेशन है तो वो थिएटर के अंदर भी है। तो वैसे नहीं है कि पूरा इंडियन डायस्पोरा भर जाते थे, तरह तरह के लोग उनके कॉन्सर्ट्स देखते थे। तो ये क्लासिकल म्यूजिशियंस इंडियन कल्चर के फ्लैग बेरर्स रहे हैं और अभी भी हैं। तो वो इंडियन कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं पूरे दुनिया में। और नॉर्मली जो लोग इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस को एक्सपोज नहीं होते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस पर। वैसे तो अब आपको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, आदत पड़ चुकी है, मगर जब सबसे पहली बार आपको ग्रैमी अवार्ड के लिए आपका नाम अनाउंस किया गया, वो 40 सेकंड आपके लिए कैसे थे? क्योंकि आपका जन्म भले ही अमेरिका में हुआ हो, बट ओरिजिन आपकी इंडिया में है। तो इंडिया को लेकर उस टाइम पे क्या आप सोच रहे थे कि वो 40 सेकंड में क्या क्या चीज़ आपके दिमाग में आई? 6 साल से लेकर मैं इंडिया में ही रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर इंडियन ही हूँ। लेकिन तो नॉमिनेशंस अनाउंस होते हैं दिसंबर में। 2014 दिसंबर में नॉमिनेशन अनाउंस हुआ था। तो मैं तो एकदम हैरान रहेगा कि मुझे
क्योंकि ग्रैमी तो अनअटेनेबल ड्रीम होता है, सोच भी नहीं सकते हैं कि हो सकता है, स्पेशली इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक, नॉन मेन स्ट्रीम म्यूजिक बनाते बनाते ऐसे सोच भी नहीं सकते थे कि ग्रैमी मिल सकता है। म्यूजिक का ऑस्कर कह सकते हैं उसको। म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड सबसे बड़ा award है। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो मैं शॉक हो गया कि मुझे नॉमिनेशन मिला है। फिर 2 महीने का वेटिंग होता है सेरेमनी तक, और पहली बार पहली बार जो अनाउंसमेंट होता है कि किसने जीता है वो सेरेमनी में होता है। उससे पहले इम्पॉसिबल है पता चलने के लिए कि किसने जीता है और किसने हारा। तो नॉमिनेशन होने के बाद मैं बहुत ऑब्वियसली खुश हुआ और मैं बहुत शॉक हो गया। लोग पूछते थे 2 महीनों के लिए कि आप नर्वस हो। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, क्योंकि ऐसे मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। तो मैं सेरेमनी के लिए चला गया लॉस एंजलिस में। मैं सेरेमनी में बैठ गया, हॉल में बैठ गया, और फिर वहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर बियॉन्से है, यहाँ पर टेलर स्विफ्ट है, वहाँ पर हैंस जिमर है, यहाँ पर चिक कोरिया है, यहाँ पर हर्बी हैनकॉक है, जो सारे जो सेलिब्रिटीज़ और जो आर्टिस्ट में मैं बचपन से सुनते आया हूँ, सारे जो लेजेंड्स हैं। तब मुझे नर्वसनेस आने लग गया, क्योंकि तब दिमाग में बैठ गया कि अरे ये तो ग्रैमीज़ है और मुझे ये ग्रैमी मिल सकता है 1 घंटे में, तो तब मैं बहुत ही नर्वस हो गया। मतलब कि ऐसे लगता था कि मैं कभी भी गिर जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा, ऐसे इतना ज़्यादा नर्वसनेस था। लकीली मेरे लिए मेरा फर्स्ट कैटेगरी था जो अनाउंसमेंट था, मेरा कैटेगरी फर्स्ट अनाउंस हो रहा था, तो एटलीस्ट वो टेंशन ख़त्म हो जाती है ना, लाइक जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि एंड द नॉमिनीज़ आर, एंड दे अनाउंस द 5 नॉमिनीज़। एंड तो क्या होता है, जब वो नॉमिनेशंस अनाउंस करते हैं तो एक विनर अनाउंस होता है उसके बाद, तो वो इन विनर को स्टेज पर जाकर अवार्ड कलेक्ट करना पड़ता है, और दूसरे 4 लोगों को तालियां बजाना पड़ता है और ऐसे मुंह बनाना पड़ता है कि कोई बात नहीं है, लाइक मैं खुश हूँ उसके लिए और ऑल दैट स्टफ। तो मैं पूरा प्रिपेयर था बैठकर। फिर मेरा नाम आया तो मैं गया, मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं गया वहाँ पर, अवार्ड कलेक्ट किया, और मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने सेकंड ग्रैमी की आपकी स्पीच सुनी थी, आपने उसमें एक शब्द का जिक्र किया, वसुधैव कुटुंबकम। Correct। उसका मतलब तो जानते हैं, बट म्यूज़िक के अर्थ में, म्यूज़िक के अगर एंगल से हम देखें तो म्यूज़िक के एंगल से वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ हो सकता है? तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम, लोग हमेशा सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है लिव इन पीस एंड हार्मनी, मतलब कि हम सब मनुष्य के साथ ना, ह्यूमंस के साथ, जो सही है। लेकिन अगर हम अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जाए और कोएग्जिस्टेंस का ट्रू मीनिंग ले, तो द करेक्ट मीनिंग इज एक्चुअली लिविंग इन कंप्लीट कोएग्जिस्टेंस, नॉट ओनली विद अस ह्यूमंस, लेकिन हर जीव के साथ, मतलब पशु पंक्षी सब, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सबके साथ लिविंग इन कोएग्जिस्टेंस। और उतना ही नहीं, ऑल्सो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, जैसे द वाटर वी ड्रिंक, द एयर वी ब्रीथ, द लैंड वी वॉक ऑन, सबके साथ हमको कोएग्जिस्टेंस करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, क्योंकि हमारे दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंटल के, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्लास्टिक्स पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फॉर डिफॉरेस्टेशन, स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, एंड ये सब की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। जो साइक्लोन्स, हरिकेन्स है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है, वो और भी बुरा होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ में हम देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि कुछ हो रहा है, लाइक पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है पूरे दुनिया में। और सब बहुत ही बुरे डिज़ास्टर्स हैं, लोग हीट वेव्स में मर रहे हैं। तो मेरी ये सोच है कि अगर पूरा दुनिया ये हमारा इंडियन एंशिएंट फिलॉसफी अपनाए, जो वसुधैव कुटुंबकम है, कि सिर्फ हम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मनुष्य सिर्फ एक ही स्पीशीज़ है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ये प्लैनेट में, तो हम सिर्फ एक ही स्पीशीज़ नहीं है प्लैनेट में, क्योंकि ये पिछले 1000-2000 साल से हमारे मनुष्य में ये सोच है कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्लैनेट में और सब कुछ हमारे लिए है ना। ये हम डोमिनियन है, हमारे पास डोमिनियन है पूरे एनवायरनमेंट पर। ये सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। हम सिर्फ एक ही है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ में। तो अगर ये फिलॉसफी हमारे दिमाग में बैठ जाए तो सारे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। वैसे तो आपने 35 से ज़्यादा देशों में परफॉर्म किया है, बट ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पर आप अभी भी परफॉर्म करना चाहते हैं? तो ड्रीम वेन्यू में बोल सकता हूँ, वेन्यू है नया इंडियन पार्लियामेंट हाउस। तो वो अगर किसी ने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया परफॉर्म करने के लिए, मैं सब कुछ छोड़कर मैं आ जाऊँगा। म्यूज़िक के इतने सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बट आपने म्यूज़िक को बिल्कुल नेचर से जोड़ा। जितने भी आपके म्यूज़िक हैं उसमें नेचर होता है, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला?
तो मैं हमेशा जैसे मैंने कहा था, मैं हमेशा एक म्यूजिशियन रहा हूँ और एनवायरमेंटलिस्ट रहा हूँ पूरी ज़िंदगी में। मैं हमेशा दो चीज़ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि कुछ मेरा म्यूज़िक एनवायरनमेंट पर था, कुछ कमर्शियल था। लेकिन एनवायरनमेंट पर मैं म्यूज़िक बनाता था, लेकिन मेरी पूरी म्यूज़िक एनवायरनमेंट के बारे में नहीं थी। तो 2015 में जब मुझे पहला ग्रैमी मिला था, तो मुझे मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए। तो 5 मिनट का मीटिंग था, लेकिन मैं गया 1 घंटे का मीटिंग हो गया। तो हम दोनों ने डिस्कस किया एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर, क्लाइमेट चेंज पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उस साल के एंड में ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में जो हुआ था, वहाँ पर जाने वाले थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस था क्लाइमेट चेंज के बारे में, जहाँ 195 वर्ल्ड लीडर्स एक साथ बैठे डिस्कस करने के लिए कि फ्यूचर कैसे किया जाए और क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट्स को मिटिगेट कैसे किया जाए। तो हमारी बातचीत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे इनकरेज किया कि आप इतने पैशनेट हो एनवायरनमेंट पर, क्योंकि आप हमेशा एनवायरनमेंट के बारे में ही बात करते रहते हैं, तो क्यों ना अपना म्यूज़िक पूरा उसी पर कर दो, नेचर, एनवायरनमेंट, सोशल इम्पैक्ट और देश पर, सिर्फ यही टॉपिक्स पर अपना म्यूज़िक बना दो और अपना पूरा ज़िंदगी इस पर डेडिकेट कर दो। तो जब एक देश का प्रधानमंत्री आपको एडवाइस देते हैं तो सीरियसली तो लेना पड़ेगा ना। तो जब मैं उनके ऑफिस के बाहर गया, मैंने ठान ली कि यही होगा मेरा मकसद अभी। तो मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा एनवायरनमेंट पर, मेरी सारी आर्ट भी एनवायरनमेंट पर होगी, ताकि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी के बारे में होगी। तो इसीलिए मेरा नया ज़िंदगी शुरू हुआ, करियर शुरू हुआ उसके बाद। आप COP14 के भी एम्बेसडर रहे और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी आपने परफॉर्म किया, काम किया। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? तो यूनाइटेड नेशंस में उनके साथ बहुत 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं उनके बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ काम करता हूँ। मैं UNCCD जो लैंड और डेजर्टिफिकेशन और एनवायरनमेंट पर है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। फिर यूनिसेफ जो चिल्ड्रंस राइट्स पर है, UNHCR जो रेफ्यूजीज़ राइट्स पर है, और WHO जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके साथ काम करता हूँ एयर पोल्यूशन पर और हियरिंग हेल्थ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हियरिंग लॉस हो रहा है इस वजह से, क्योंकि वो म्यूज़िक बहुत तेज़ वॉल्यूम से सुनते हैं। तो उसके अवेयरनेस के लिए मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो मैं बहुत सारे एजेंसीज के साथ काम करता हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं लोगों के साथ काम करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट्स के साथ काम करने के लिए, लोगों को इंक्लूड करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी के बारे में। वो हमेशा लोगों के साथ काम करते हैं, देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड नेशंस क्या है, 195 कंट्रीज़ के इकट्ठा होने के लिए संगठन है। एंड उनका एक ही मकसद था एक्चुअली। 1940s में जब वो फॉर्म हुए थे, एक ही मकसद था कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही मकसद था उनका। लेकिन अभी देखो क्या क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में है, विमेंस राइट्स में है, जेंडर इक्वालिटी में है, ये रेफ्यूजीज़ राइट्स में है, चिल्ड्रंस राइट्स में है, इनोवेशन में है, टेलीकॉम इनोवेशन। काइंडनेस एम्बेसडर भी रहे यूनाइटेड करेक्ट, यूनेस्को, आर्ट्स में है, कल्चर में है, हेल्थ में है। तो कितने सारे काम कर रहे हैं अभी ना। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है उनके साथ काम करने के लिए। आजकल जो यंग आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं घबराते हैं म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन चुनने के लिए, और पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। आप तो विदेश में जन्मे, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह का प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, या फिर सब जगह हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया में यह प्रॉब्लम है, ये हर जगह प्रॉब्लम है। पेरेंट्स हमेशा बहुत नर्वस हो जाते हैं जब उनके चिल्ड्रन बोलते हैं कि हमको आर्ट्स में जाना है, कोई पेंटिंग में, फिल्म में या म्यूज़िक में या कुछ भी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पेरेंट्स को ना अपने चिल्ड्रन में वैल्यूज़ इंस्टिल करना चाहिए, जैसे हार्ड वर्किंग, एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब वैल्यूज़ इंस्टिल करना चाहिए। उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि क्या प्रोफेशन लेना है, क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ ठीक से चिल्ड्रन में आ जाए तो वो सक्सेसफुल होंगे, कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। अब आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है, क्योंकि 21 साल पहले जिसे डेंटिस्ट की डिग्री के लिए बोला, अब इतना बड़ा म्यूजिशियन, 3 बार का ग्रैमी अवार्ड विजेता, अब कैसा लगता है आपके पेरेंट्स? उनको डेंटिस्ट्री के टाइम पर ही पता चला कि क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डेंटिस्ट्री में मेरी प्रोफेशनल म्यूजिकल करियर ऑलरेडी शुरू हो गई थी, और मैं पैसा बना रहा था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बिकॉज इवनिंग्स में मैं प्रोफेशनली म्यूज़िक करता था कॉलेज के आने के बाद।
और मैंने रेडियो और टेलीविज़न के एड्स ऑलरेडी शुरू कर दिया था। मैंने अपने पैसों से स्टूडियो भी बना लिया था। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था डिग्री मिलने से पहले ही। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं म्यूज़िक में सक्सेसफुल रहूँगा। लेकिन अभी भी जब हम फैमिली फंक्शंस के लिए जाते हैं एंड जैसे कोई वेडिंग हो या कुछ, तो लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं, अरे आपको 3rd ग्रैमी मिला, बहुत कमाल है, मैंने आपका म्यूज़िक सुना, बहुत कमाल है। तो मेरे पिताजी आते हैं वहाँ पर और बोलते हैं लोगों को, और ये डॉक्टर भी है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती है एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, क्योंकि देखते हैं कि शौक के लिए लोग वक्त नहीं निकाल पाते हैं, और आपका तो शौक भी म्यूज़िक है। उस म्यूज़िक के अलावा भी कोई शौक, या फिर लाइफस्टाइल में सिर्फ म्यूज़िक? और तो ऑफ कोर्स मेरा शौक है म्यूज़िक बनाना और क्रिएट करना और म्यूज़िक को सुनना। इनफैक्ट मेरी करियर है 24 इयर्स की करियर है म्यूज़िक की। मैंने एक बार भी हॉलीडे नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं हॉलीडे जाकर क्या करूँगा ना वहाँ पर। तो क्योंकि वहाँ पर भी मुझे म्यूज़िक ही बनाना है, और मैं अपना कीबोर्ड लेकर जाऊँगा वहाँ पर, कंप्यूटर लेकर जाऊँगा और वहाँ पर म्यूज़िक बनाऊँगा। तो मैं स्टूडियो में भी कर सकता हूँ, और मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी हॉलीडे होती है बस अपने पलंग पर सोना, घर में। तो वही अच्छा है। लेकिन मेरी शौक भी है, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ। तो मेरे घर में, मेरे स्टूडियो में एक बहुत अच्छा बड़ा थिएटर रूम है। तो वहाँ पर मैं अपने कुत्तों के साथ बैठकर मैं फिल्में देखता हूँ। एंड देन दैट इज़ ऑल। सो बेसिकली म्यूज़िक एंड फिल्म्स। आप नेचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, इन्वायरमेंट को लेके। हमने A.R. रहमान को देखा, उन्होंने भारतीय संगीत को एक अलग ही डेफिनेशन दी। अब आप ऐसा क्या सोच रहे हैं कि अलग लेवल पे इंडियन म्यूज़िक चले जाए? तो वो ऐसे इंटेंशन नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग दैट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मेरा ब्रांड का म्यूज़िक और म्यूजिशियंस को इंस्पायर करे ये ब्रांड को आगे लेने के लिए। जो मेरा ब्रांड है, जो फ्यूजन म्यूज़िक है, इंडियन और इंडो वेस्टर्न म्यूज़िक, लेकिन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंडियन म्यूज़िक। आपने जो नेशनल एंथम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बनाया है, उसे हम कहाँ देख सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं? उस पर कुछ कॉपीराइट्स भी हैं क्या, अगर उसको नॉर्मल यूज़र शेयर करते हैं, या फिर वो अपने चैनल पे डालते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा गिफ्ट है सब इंडियंस के लिए, जहाँ भी हो पूरे दुनिया में, सब इंडियंस के लिए मेरा ये गिफ्ट है। तो इसीलिए मैंने कोई कॉर्पोरेट एंटिटी को इन्वॉल्व नहीं किया है, मैंने कोई रिकॉर्ड लेबल को इन्वॉल्व नहीं किया है, पूरा सेल्फ फंडेड है ये प्रोजेक्ट। तो कोई भी किसी भी वजह के लिए, किसी भी रीज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं ये पर्टिकुलर गाना। अगर टेलीविज़न में डालना हो, नहीं तो रेडियो में डालना हो, अपने सोशल मीडिया में, इवेंट्स में यूज़ करना हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बस रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है। कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है, बस फ्री फॉर ऑल। बिल्कुल। इस इंटरव्यू के लास्ट में हम भी आपको नेशनल एंथम का नया वर्जन सुनाते हैं, रिक्रिएटेड वर्जन, इंस्ट्रूमेंटल वर्जन, और आप भी उसको शेयर कीजिए। कहीं भी शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पर।